नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। मुसीबत ही नहीं, ये तो खुद का किया हुआ उनका जो कर्म है उसका फल उनको मिल रहा है। सोनिया गांधी के यहां से फरमान आया है, एक आदेश आया है कि इस काम को पूरा करो तब तो तुम्हारी कुर्सी चलती रहेगी, अदरवाइज कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। यह मसला क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले एक शर्मनाक घटना के बारे में आपको बताता हूं। कल छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था और वहां अजीत पवार और उद्धव ठाकरे दोनों मौजूद, और वहां पे जब भाषण चल रहा था तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी जिसे सुनकर कोई भी मराठा बिल्कुल शर्मसार हो जाए। उन्होंने 2-3 पॉलिटिकल बातें कही और मजेदार बात क्या है कि ये उन्होंने पूरा भाषण जो है 5-7 मिनट का दिया उस जगह पे, और वो पूरा भाषण ऐसा लग रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की बड़ाई में नहीं, उनके जन्मोत्सव पे नहीं, बल्कि वो अजीत पवार की चमचागिरी में लगे हुए थे। कि जब ये सब चल रहा था तो भीड़ से एक शख्स ने चिल्लाया भी कि भाई आप छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव पे आए हो, उनके बारे में बातचीत करो, आप तो राजनीतिक बातें कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि उद्धव ठाकरे को छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के बारे में पता नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि अजीत दादा के साथ तो उनको बहुत पहले ही हाथ मिला लेना था। बहुत पहले हाथ मिला लेना था? कब हाथ मिला लेना था? जब बाला साहब ठाकरे जिंदा थे तब? ये भूल गए कि ये वही पार्टी है, ये वही शरद पवार है, ये यही अजीत दादा है कि जिन्होंने बाला साहब ठाकरे को जेल के अंदर बंद करने की पूरी जरूरत की थी? आप भूल गए? और आज आपकी ये हिम्मत है कि आप ये कह रहे हो कि अजीत पवार के साथ पहले से ही हाथ मिला लेना था? क्या आपने ये भी भुला दिया कि ये वही पार्टी है, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुंबई में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था उसके लिए हिंदुओं को जिम्मेदार बताया था? दाऊद इब्राहिम के साथ इनके क्या रिश्ते हैं वो क्या आपको पता नहीं है? इसके बावजूद आप इस बात को कह रहे हो तो जरूर इसके कोई राजनीतिक मायने होंगे। और इसके राजनीतिक मायने क्या है? वो मायने ये है कि आपके ऊपर कांग्रेस पार्टी और शरद पवार का लगातार दबाव चला आ रहा है। आप कांग्रेस पार्टी को एक तरफ धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कॉमन यूनियन प्रोग्राम जिसके ऊपर आपने दस्तखत किए हैं रिटन डॉक्यूमेंट के ऊपर, उसको आप झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब उधर झूठ पकड़ी गई है, सोनिया गांधी का फरमान आया है, तो आप इधर अजीत पवार की चमचागिरी इसलिए कर रहे हो क्योंकि इनको आपने पहले ही नाराज कर रखा है। नाराजगी किस बात के लिए है? क्योंकि यह सरकार तो बनी थी शरद पवार के विम्स एंड फैंसी के ऊपर, और शरद पवार ये चाहते थे कि ये जो महाराष्ट्र के अंदर ये जो यलगार परिषद के लोग हैं जिनके ऊपर एनआईए का शिकंजा कसा हुआ है, जिन्हें सजा मिलनी जरूरी है, जो देश के गद्दार हैं, नक्सली हैं, अर्बन नक्सल के जरिए इस देश में कोहराम मचाना चाहते हैं। लेकिन शरद पवार लगातार इस बात को कह रहे थे कि ये होम मिनिस्ट्री और महाराष्ट्र की सरकार इसकी जांच करे, केंद्र की एजेंसी के पास इसका कोई जांच का अधिकार नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप भी विवश थे, आपने यलगार परिषद के केस को एनआईए के हाथ में जाने दिया। शरद पवार ने दूसरी डिमांड रखी थी कि जो भीमा कोरेगांव का मसला है उसको भी केंद्र की एजेंसियों के सामने नहीं दिया जाए, तो आपने वहां पे शरद पवार की बात मान ली। मतलब ये कि आप डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे, और इस डबल गेम की वजह से शरद पवार नाराज हैं, और इसलिए आपने इस मौके के ऊपर कोई दूसरा मौका चुन लिया होता तो कोई बात और होती। लेकिन आपने छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव के दिन ही अजीत पवार के बारे में और उनके साथ इस तरह की बातें करने का काम किया है। ये शर्मनाक है। लेकिन इसका एक और पहलू है कि आखिर आपको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, और इसे समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि दिल्ली में क्या हुआ। सोनिया गांधी के घर पे महाराष्ट्र का वो कौन सा बड़ा मंत्री वो मिला
और वहां पे क्या बातें हुई। आज एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। अशोक चव्हाण जो महाराष्ट्र में मंत्री है, उद्धव ठाकरे के कैबिनेट का एक हिस्सा है, उन्होंने आज सोनिया गांधी से मुलाकात की और मुलाकात में बिल्कुल दो टूक शब्दों में बताया गया कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे हर दिन सीए और एनआरसी और एनपीआर के ऊपर पलटी मार रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं, वो कांग्रेस के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और इसलिए अशोक चव्हाण ने 1 घंटे तक पूरी बात बताई कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर में ये गठबंधन की सरकार, ये जो भानुमति का कुनबा जो है, जो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा से बनाया गया है, किस तरीके से ये कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। ये बात जब समझाया गया और उसके बाद जब वो निकले तो मीडिया से उन्होंने जो बातें की वो वाकई चौंकाने वाली है। लेकिन उसे समझने के लिए एक बैकग्राउंड जानना जरूरी है कि आखिर अशोक चव्हाण ने सोनिया गांधी के पास जाने की ये जहमत ही क्यों उठाई, क्यों उन्हें बुलाया गया और क्यों मुलाकात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल जब से ये बवाल मचा है आर्टिकल 370 का, सीए नहीं आर्टिकल 370 का, उस पर जो फ्लिप फ्लॉप शिवसेना की तरफ से किया गया, उससे राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों नाराज थे। और इसलिए आर्टिकल 370 के बाद से ही जितने भी शिवसेना के जो युग पुरुष हैं, जिनको देवता ये लोग मानते हैं, चाहे सावरकर है, चाहे नाथूराम गोडसे है, चाहे कोई भी हिंदुत्व का मुद्दा हो, इस पे राहुल गांधी की टिप्पणियां काफी तीखी होती है और कांग्रेस के हर कार्यक्रम में उनको बेइज्जत करने के लिए उनकी झूठी पूठी कहानी, एक तो कार गद्दार जेल माफीनामा वो तो चल ही रहा था, लेकिन ये सरकार बनने के बाद ये शिव सैनिकों को एक नया, इसको कह सकते हैं कि गिफ्ट मिला है कांग्रेस की तरफ से, कि जब उनके जो जिनको संजय राउत कहते हैं कि हमारे लिए देवता समान है सावरकर, उनको ये गे बताते हैं, उनको ये समलैंगिक बताते हैं, तो ये एक नया गिफ्ट कांग्रेस पार्टी वो दे रही है। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप जो चल रहा था आर्टिकल 370 के ऊपर, वो तो कांग्रेस पार्टी ने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जब सीए का मसला आया, जब एनआरसी का मसला आया, एनपीआर का मसला आया, तो ये साफ साफ उद्धव ठाकरे को बता दिया गया था कि आपका रुख इसके ऊपर क्या होने वाला है। लेकिन शिवसेना तो शिवसेना है, शिवसेना को लगा कि जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल करते रहती थी, गालियां भी देती थी और सरकार के मजे भी लूटा करती थी, वो मसला यहां भी वो चलता रहेगा। और इसलिए उद्धव ठाकरे ने 2 बातें की। पहली बात ये कि उन्होंने घोषणा कर दिया कि मार्च 7 तारीख को वो अयोध्या जाएंगे। इसको लेकर के भी काफ़ी संशय है और इसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी के अंदर काफ़ी नाराज़गी है। चूंकि इन्होंने अनाउंसमेंट पहले कर दिया था, तो आप देखते लगातार हर 2 दिन के बाद यही अशोक चव्हाण, जो सोनिया गांधी के बहुत ही खास लीडर हैं महाराष्ट्र के अंदर में, काफ़ी सोनिया गांधी उन पर विश्वास करती है, वो लगातार उद्धव ठाकरे को बेइज्जत करने में एक कसर नहीं छोड़ते। आदित्य ठाकरे कोई घोषणा करते हैं तो वो बता देते हैं कि इसकी तो बातचीत ही नहीं हुई है। और तो और शिवसेना को आईना दिखाने के लिए, उनको बेइज्जत करने के लिए वो लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि हमने शिवसेना जैसी अछूत पार्टी को इसलिए समर्थन दिया क्योंकि मुसलमानों ने कहा कि बीजेपी को अलग रखने के लिए शिवसेना के साथ सरकार बनाना जरूरी है और इसलिए हमने मुसलमानों के आदेश पे ये गठबंधन बनाई है। तो ये मसला लगातार चलता चला आ रहा था। सीए के ऊपर 3 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने क्लियर कट स्टैंड लिया और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये सीए के खिलाफ शिवसेना नहीं है और जो एनपीआर का जो काम है वो भी महाराष्ट्र के अंदर चलेगा और एनआरसी जब आएगी तब उसके बारे में सोचा जाएगा, वो उसके खिलाफ है। लेकिन यह मसला ऐसा है कि लगातार कांग्रेस पार्टी के आला कमान की तरफ से जितनी भी कांग्रेस सरकारें हैं या उससे समर्थित सरकारें हैं, उनसे ये कहा गया है कि आप अपनी असेंबली के अंदर इस तरह का रेजोल्यूशन पास करें कि जिससे ये तय हो सके कि जो सीए की जो प्रक्रिया है
वो उस राज्य में लागू नहीं होगी। और इसलिए आपने देखा किस तरीके से राजस्थान है, चाहे पंजाब है, चाहे वो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इवन केरल है, इन जगहों पे इस तरह के रेजोल्यूशंस पास किए जा रहे हैं। और इसी का दबाव उद्धव ठाकरे के ऊपर था, जिसे उद्धव ठाकरे ने बाकायदा पलटी मारने की कोशिश की। और इसलिए आज अशोक चौहान सोनिया गांधी से मिले। तो आज जैसे ही सोनिया गांधी से मिलकर अशोक चौहान बाहर निकले, मीडिया वालों ने घेर लिया और लोगों ने पूछा कि भाई ऐसी क्या बात थी, ये सीए के ऊपर, ये एनपीआर के ऊपर आपके मुख्यमंत्री तो कुछ और जुबान में बातचीत कर रहे हैं। तो अशोक चौहान ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 24 तारीख से असेंबली का सेशन शुरू होना है और उससे पहले अभी तक कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक नहीं हुई है, मतलब कोई फैसला नहीं लिया गया है। और ये जो मुख्यमंत्री ये जो अपने मन से बोल रहा है वो अनाप शनाप बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो फैसला लिया जाएगा सीए और एनआरसी या एनपीआर के ऊपर, इसका फैसला कोऑर्डिनेशन कमेटी में होगा। अब आपको याद होगा, लगातार इस बात को हम कैपिटल टीवी में कहते चले आ रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो सरकार है और इसकी जो मुखिया हैं, ये मनमोहन सिंह से ज़्यादा इनकी हैसियत नहीं है। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया गया है पर्दे के पीछे, जहां इन सारी चीज़ों का फैसला होता है कि सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी। उद्धव ठाकरे एक पंगु चीफ मिनिस्टर हैं और यही खुलासा आज उन्होंने, अशोक चौहान ने किया कि 24 तारीख को इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने वाली है, तब यह फैसला लिया जाएगा कि महाराष्ट्र के अंदर सीए के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन आता है या नहीं आता है। सोनिया गांधी से मुलाकात इसलिए हुई थी, और अगर उद्धव ठाकरे कोई अलग रणनीति बनाना चाहते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी ये तय करने के लिए स्वतंत्र होगी कि इस सरकार को आगे चलने देना है या नहीं चलने देना है। मतलब ये कि सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र और ये उद्धव ठाकरे के पॉलिटिकल फ्यूचर की कमान जो है, उसकी जो डोर है, वो अपने हाथ में ले ली है। और वैसे भी ऐसा लग ही रहा है कि जब से ये सरकार बनी है तब से महाराष्ट्र में गवर्नेंस तो कुछ हो नहीं रहा। ये आपस में ही तीनों लड़ रहे हैं, आपस में ही तीनों अपने अपने जो ख्वाहिश हैं उनको पूरा करने में जुटे हुए हैं। कोई नक्सलियों की मदद करना चाहता है तो कोई दाऊद के गुर्गों को मदद पहुंचाना चाहता है, कोई होम मिनिस्ट्री के जरिए कुछ और करना चाह रहा है, और कोई कालिदास बन के अपने ही संगठन और अपने ही शिव सैनिकों को बिल्कुल उनके मॉरल को खत्म करने के लिए जुटा हुआ है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।